नमस्ते सभी को। एक बार पुनः इतिहास विषय को लेकर आपके समक्ष आया हूँ और उम्मीद ये रहती है आपसे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में और ऑफलाइन पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं उसमें पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग होता है, ऑनलाइन में थोड़ा अलग होता है। क्योंकि उद्दीपक तभी होता है, यानी अनुक्रिया तभी होगी जब उद्दीपक अपने सामने होगा। और अनेकों प्रकार की ऐसी भ्रांतियाँ भी है कि हम लोग चाहकर भी कुछ अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गांधी युग, यानी गांधी के हमने 3-4 वीडियो पहले बना लिए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन हमने पढ़ लिया था, नेहरू रिपोर्ट पढ़ ली थी, यानी 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, यानी 1929 कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब देखिए 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, यानी इससे पहले 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन जब भारत आया था 1919 संवैधानिक जो नियम थे या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम पारित किए थे उनकी जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आया। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। और उसी का विरोध करते हुए यानी लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई और जब हिंसा पर उतर आए भारतीय लोग, उसी समय 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, यानी लाहौर के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पर क्या हुआ? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर 29 दिसंबर को तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया और नेहरू ने घोषणा की कि आने वाली 26 जनवरी को भारत अपना क्या बनाएगा? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ठीक है। और साथ ही यहाँ पर एक घोषणा हो जाती है किसकी? कि नेहरू ने कहा कि अब अगर चाहे तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? देखिए बहुत बार इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपके सिलेबस में है, इसलिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आने वाली 26 जनवरी, ठीक है, इन 26 जनवरी को यानी 29 दिसंबर 1929 को तो क्या होती है? घोषणा। ये डेट देखो इधर, 29 दिसंबर 1929 को घोषणा हुई कि आने वाली 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी कब आएगी? 1930 में आएगी। यानी 26 जनवरी 1930 को भारत अपना क्या बनाएगा? स्वतंत्रता दिवस बनाएगा। लेकिन उस समय उनकी चाल तो पूरी नहीं हुई। लेकिन इस समय जो वायसराय हुआ करते थे, वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है। बात है 2 मार्च 1930, यानी भारतीयों ने अपना स्वतंत्र दिवस एक प्रकार से बना लिया। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे। कितनी सूत्री मांगे? 11 सूत्री मांगे इरविन को सौंपी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर नवगृहित झंडे को फहराया गया और कहा कि आने वाले 26 जनवरी को भारत अपना क्या बनाएगा? स्वतंत्रता दिवस बनाएगा। इसी से उत्साहित होकर लोग, इससे ही इंटरनली मोटिवेट होकर
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करता है। और नेहरू ने कहा कि ये सब अब गांधी जी के हाथ में है, गांधी जी जब चाहें इसे क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तब गांधी जी ने कहा क्या किया कि वो कुछ मांगे लेके गए। मांगे कितनी थी? कुल 11। कितनी मांगे थी? 11। और इन 11 मांगों के अंदर मतलब बहुत सारी मांगे थी, जैसे सैनिक वर्ग जो वर्ग था उसमें कटौती थी, नमक जो उत्पादन था और था, यानी इस प्रकार की बहुत 11 मांगे थी। ये मैं आपको पूरी लिख दूंगा बाद में। तो 11 जो मांगे थी वो मांगे पूरी करने के लिए क्या किया गया था? लॉर्ड इरविन को एक पत्र सौंपा गया। ठीक है, बात कब की है? 2 मार्च की। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई ध्यान नहीं दिया। तब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कहा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, यानी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैंने ब्रिटिश साम्राज्य से रोटी मांगी थी, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य से रोटी मांगी थी, उसके बदले मुझे पत्थर मिला। मुझे क्या मिला? पत्थर मिला। ठीक है, यानी 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, बात स्वतंत्रता की आ गई, लेकिन इनको मिला कुछ भी नहीं। फिर गांधी जी ने सोचा कि हो ना हो स्वतंत्रता तो क्या पता दे न दे, लेकिन अपन इनके पास कुछ मांगे लेके जाएंगे तो ज़रूर पूरी कर देंगे। तो ये 2 मार्च 1930 को गांधी जी 11 सूत्री मांगों का एक एजेंडा तैयार करता है, एक प्रोस्पेक्ट तैयार करता है। और वो किसके पास लेके जाता है? लॉर्ड इरविन के पास लेके जाता है। किसके पास लेके जाता है? लॉर्ड इरविन के पास लेके जाता है। और वहाँ पर इसकी जो बातों जो मांग थी वो इरविन के द्वारा ठुकरा दी जाती है। इरविन मानने से क्या कर देता है? मना कर देता है। तब गांधी जी कहते हैं कि मतलब इंतज़ार की घड़ियां जो थी वो ख़त्म हो गई अब। ठीक है, मैंने पत्थर मांगा था, मैंने रोटियां मांगी थी और ब्रिटिश साम्राज्य ने उसके बदले मुझे क्या दिया? पत्थर दिया। अब गांधी जी 12 मार्च को क्या शुरू कर देंगे? दांडी यात्रा शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? दांडी यात्रा। क्या शुरू करेंगे गांधी जी? अब दांडी यात्रा, यानी 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 वॉलंटियरों के साथ, अपने 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद में समुंदर के किनारे 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर ठीक है 6 अप्रैल को समुद्र के पानी को उबालकर नमक कानून तोड़ा। देखिए ये क्या था कि दांडी यात्रा, क्या गांधी जी के इतिहास में ये किस नाम से प्रसिद्ध हुई? दांडी यात्रा के नाम से। यानी गांधी जी जो 11 मांग लेकर गए थे ना, उन 11 मांगों में एक मांग थी कि उस समय जो नमक था ना, नमक, देखिए ये बहुत अच्छी बात थी कि आज के समय देख लो चाहे उस समय देख लो, नमक जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में समान रूप से खाई जाती है। और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, नमक अगर कोई व्यक्ति खाना खाएगा तो वो नमक ज़रूर इस्तेमाल करेगा। तब उस समय क्या था, इस समय कि
नमक के ऊपर पूरा का पूरा आधिपत्य, यानी नमक बनाने का कार्य, नमक के ऊपर टैक्स वगैरह लगाने का जो सब कार्य होता था वो किसका होता था? ब्रिटिश साम्राज्य का था। तो इन 11 सूत्रों में जो छठी मांग थी वो नमक पर आधिपत्य जो ब्रिटिश साम्राज्य का था उसे ख़त्म करके और उस पर टैक्स कम करना था। तो इस प्रकार से गांधी जी ने क्या किया है, सोचा कि अगर नमक कर या ऐसी बातें अगर अपन लेके चलेंगे तो शायद सारे लोग क्या हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियरों के साथ यानी अहमदाबाद से और दांडी नामक स्थान, यानी वहाँ पर एक समुद्र है दांडी नामक स्थान, जो कांडला बंदरगाह बोल दो या आप समुद्र बोल सकते हो उसको, वहाँ पर क्या किया कि अपने 78 सहयोगियों के साथ, उसकी दूरी थी 240 मील दूर, और ये चले थे 12 मार्च को, और वहाँ पर कितने दिन पहुँच गए, 6 अप्रैल को, यानी लगभग 24 दिन में इन्होंने दूरी तय कर ली। और जब ये चले थे तो 78 ही लोग थे, लेकिन बाद में हुजूम उमड़ता गया, लोग जुड़ते गए, अनेकों प्रकार के, ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था और पूरे भारत में इसका समान रूप से विरोध हुआ था। तो 6 अप्रैल को समुद्र के पानी को उबाल कर क्या तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। क्या तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। बात कब की, 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया। फिर इसका जगह जगह विरोध हुआ। उसके बाद उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वहाँ पर कबायली नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ने सवनी अवज्ञा आंदोलन का क्या दिया, साथ दिया, और ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत के खिलाफ इसका क्या किया, विरोध किया। यानी उत्तर पश्चिम और नागा, एक लड़की थी गोडिनल्यू, ठीक है, यानी एक नागा लड़की थी, मात्र 13 वर्ष की बताते हैं इसको। इस नागा लड़की गोडिनल्यू ने सवनी अवज्ञा आंदोलन का बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया, सहयोग किया। और इसका जो ये पूर्व वाला क्षेत्र है वहाँ पर सवनी अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, इसे गोडिनल्यू को। और नेहरू ने इसको किसकी उपाधि दी थी, नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, रानी की। यानी देखिए उत्तर पश्चिम यानी भारत का, देखिए ये भारत है, इसका ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम, यहाँ पर कबायली जाति रहती है, और कबायली जाति का जो नेतृत्व वर्तमान में जो ये कबायली जाति है ना, ये पाकिस्तान में है, जिसने 1947 में भारत के ऊपर अटैक किया था। तो कबायली नेता खान अब्दुल गफ्फार ने, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उसने क्या किया, विरोध किया। उधर 13 वर्षीय एक नागा महिला थी, नागा लड़की थी गोडिनल्यू, जिसने अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया था और सवनी अवज्ञा आंदोलन और नमक का वगैरह है ये जो कर है वो देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने गोडिनल्यू को किसकी उपाधि दी थी, रानी की उपाधि दी थी, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो दरासना में देखा गया। कहाँ पर देखा गया था, दरासना, यानी दरासना भारत के अंदर एक जगह है, वहाँ पर बताते हैं कि गांधी जी के एक पुत्र थे मणिलाल, वह मणिलाल के जो अन्य क्रांतिकारी थे लगभग 240 व्यक्ति थे, ठीक है। इनके ऊपर क्या किया, जब सवनी अवज्ञा आंदोलन का ये समर्थन कर रहे थे तो जो ब्रिटिश सैनिक थे उन्होंने इनके ऊपर क्या बरसा रहे थे, लाठियाँ बरसा रहे थे। क्या बरसा रहे थे, लाठियाँ बरसा रहे थे, और ये चुपचाप लाठियाँ खा रहे थे। यानी मतलब सवनी अवज्ञा आंदोलन का सबसे व्यापक विद्रोह अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है, दरासना में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, दरासना में। वहाँ पर गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में बताते हैं कि सवनी अवज्ञा आंदोलन और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिक्रिया में क्या किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था, जिसका जो दमन करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने इनके ऊपर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। लेकिन ये बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के, बिल्कुल चुपचाप तरीके से क्या कर रहे थे, अपने ऊपर लाठियाँ खा रहे थे और किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रहे थे। और इसका हमें जो न्यू फ्रीमैन जो पत्रिका छपती है उसमें भी इसका दरासना के बारे में बतलाया गया है कि भी किस प्रकार ब्रिटिश सैनिक जो अब उन भारतीयों के ऊपर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो ये सवनी अवज्ञा आंदोलन की बात हुई, यानी इस प्रकार से पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था।
लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आंदोलन को लेकर चल पड़े थे। ब्रिटिश नीतियों के जमकर क्या हो रही थी, उनकी विरोध हो रहा था, अंग्रेजी शासन का हर तरफ क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। अब देखिए क्या होगा कि इस प्रकार से जब आंदोलन अपने पूरे चरम पे चढ़ गया और गांधी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा भारत एकजुट होने लगा, उसी समय लॉर्ड इरविन को ये बात समझ में आई कि 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन समझौता, ठीक है, यानी जिस समय पूरे भारत में आंदोलन अपने चरम पे था, यानी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पे था, ठीक है। तब इरविन ने सोचा कि भारत में अगर हमें लंबे समय तक रहना है तो गांधी जी का सहयोग बहुत ज़रूरी है, गांधी जी का सहयोग बहुत ज़रूरी है, सहयोग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की पृष्ठभूमि को तैयार कीजिए। तब आपको ये प्रश्न याद रखना पड़ेगा कि गांधी जी ने भारत में चाहे 1 या 2 आंदोलन चलाए हों, चाहे कितने भी आंदोलन चलाए हो, लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि जब भी कोई कानून आंदोलन लेकर आते तो पूरा का पूरा भारतीय जनमत वो उनके पीछे लग जाता था। यही सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में हुआ कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी जब इस प्रकार की 11 सूत्री मांगे लेकर आए तो पूरा का पूरा जो भारत था वो उनके पीछे चल पड़ा था। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि 78 लोगों को साथ लेकर चला था, लेकिन बाद में पूरा का पूरा भारत और पहला आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था, यानी महिलाएं भी घरों से बाहर निकलकर इस आंदोलन से जुड़ गई थी। तब इरविन ने सोचा कि अगर हमें भारत में रहना है तो गांधी जी का सहयोग क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गांधी जी इसी प्रकार से आंदोलन करते रहे तो हमारा यहाँ पर रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तब क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन समझौता होता है, जिसमें क्या हुआ कि गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी, गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी जिसके लिए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, 11 सूत्री मांगे जो थी वो क्या कर ली गई, मान ली गई, ठीक है। 11 सूत्री मांगे जो थी वो क्या कर ली गई, मान ली गई, ठीक है। यानी 5 मार्च, ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि लॉर्ड इरविन समझौता या इसे गांधी पैक्ट भी बोलते हैं, भी गांधी पैक्ट या लॉर्ड इरविन समझौता कब हुआ था, तो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो आज हमने क्या पढ़ा, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। पहले सवर्णीय, देखो कारण सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की अगर आपसे पूछे भी इसके क्या कारण थे, कारण यही था कि साइमन कमीशन का विरोध, क्रांतिकारियों का उग्रवादी होना, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा बम गिरवाना, उसके बाद चंद्रशेखर जो था उसकी मृत्यु होना, उसकी मतलब उसको अपने आप आत्महत्या करना, भगत सिंह राजगुरु, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। यानी 5 मार्च 1931 को जब क्या हुआ था, लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था, उस समय क्या हुआ कि एक घोषणा हुई, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। तो गांधी जी के ऊपर ये एक मान के चलो विरोध या कलंक लगा था कि उनको ये बताते हैं कि ऐसा युवाओं के द्वारा या उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि जब आप 11 सूत्री मांगे अगर इरविन मांगेगा तो ये भी मांग मान लेगा, अगर वो नहीं मानेगा तो अपन और कोई तरीका निकालेंगे, लेकिन आप भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की फांसी को रुकवाइए, उन्हें राजनीतिक जो अपराधी है वो दोष साबित करवाइए ताकि उन्हें फांसी न मिले। तो बताते हैं गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों में उस मांग को नहीं डाला और भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। तो बताते हैं कि कई बार गांधी जी के ऊपर हमला भी हुआ, उनकी गाड़ी के ऊपर बम भी गिरवाए गए। अब उसके कारण अलग अलग बताया जाता है कि भी क्या प्रतिक्रिया रही थी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अगर लॉर्ड इरविन ने 11 मांगे मानी थी तो मेरे हिसाब से वो ये मांग भी मान लेता, लेकिन या तो गांधी जी की या कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी या उनकी कोई बहुत बड़ी भूल रही होगी। तो 5 मार्च को गांधी इरविन समझौते में 11 सूत्री मांगे मान ली गई,
लेकिन भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। इसके बाद क्या होगा कि 1930 में गोलमेज सम्मेलन होंगे। क्या होंगे, गोलमेज सम्मेलन। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था। यानी ये गोलमेज सम्मेलन क्या होता है कि आपको पता होगा कि 1858 में भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम निकल कर आया था, चार्टर एक्ट जो बना था महारानी विक्टोरिया के समय, और उस समय गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त करके एक नया पद लागू किया था और उसका नाम था वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल। ये मैंने आपको शायद बातें बता दी होगी। यानी 1857 की क्रांति के परिणाम जब मैंने आपको पढ़ाए थे वीडियो के अंदर, मैंने आपको वीडियो मैंने डाल रखा है 1857 क्रांति का परिणाम क्या निकला। तो उसमें क्या था कि पहले एक पद हुआ करता था गवर्नर का, फिर क्या हुआ एक पद नया आया गवर्नर जनरल, और उसके बाद में क्या हुआ 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई उसके जस्ट बाद एक चार्टर एक्ट लाया गया जो कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक नया पद लागू कर दिया गया वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो ब्रिटिश भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किसके अंडर में चली गई, ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई। किसके अंडर में चली गई, ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई। अब ब्रिटिश ताज के हाथों में जब चली गई ना वो, तो वहाँ पर क्या होता था कि अब मान के चलिए जो शाही परिवार है, जो ब्रिटेन का जो शाही परिवार है वो तो राज करेगा नहीं, करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, लेकिन उनको क्या होता था कि एक पंचवर्षीय रिपोर्ट तैयार करनी होती थी। जैसे अपन आज वर्तमान में करते हैं ना पंचवर्षीय योजना, उसी प्रकार से पंचवर्षीय एक रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि वो पूरे भारत में कितना तो लगान ले रहे हैं, कितना टैक्स ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना आय हो रहा है, कितनी व्यय हो रहा है, यानी सारा का सारा पूरे भारत के अंदर जो आय व्यय का जो लेखा जोखा होता था, तो वो सारा का सारा उस रिपोर्ट में अपना प्रतिवेदन देना पड़ता था ब्रिटिश सम्राट को। यानी ब्रिटिश जो शाही परिवार होता था उसको अपनी जो रिपोर्ट होती थी वो सौंपनी पड़ती थी। यानी भारत में उनका टैक्स लेने का तरीका क्या है, किसी व्यक्ति को प्रताड़ना तो नहीं हो रही, यानी एक नियम बना था इस प्रकार से भी यहाँ से आपको ये लेना है, यहाँ से आपको लेना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन बताते हैं कि रिपोर्ट तो आपको पता है कि सारी झूठी बनती थी। यानी रिपोर्ट उस समय ब्रिटेन के तो लोग रिपोर्ट बनाने वाले थे और ब्रिटेन के लोग जो रिपोर्ट है वो पढ़ने वाले थे। ठीक है, भारतीयों को तो इतना पता ही नहीं था, न वो इंग्लिश वगैरह जानते थे। तो पंचवर्षीय रिपोर्ट तैयार होती थी, लेकिन यहाँ तक आते आते आपको पता होगा कि जब जॉर्ज पंचम है और ये भारत में आए, साइमन कमीशन के समय भी जब भारत आया था ब्रिटेन का सम्राट, उस समय उसका गलियां सुनसान मिली और मतलब इस प्रकार से वो जब भी भारत का दौरा करते तो वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हमेशा नाखुश रहते थे। तो इसके एवज में क्या बुलाए गए, 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। इन गोलमेज सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जो बुद्धिजीवी है, भारत के जो अनेकों प्रकार के जो संगठन है, जो जैसे कांग्रेस हो गया, अम्बेडकर हो गया, भारतीय जनसंघ हो गया, यानी जो बड़े लेवल पे जो संघ है, उन संघों को ब्रिटेन में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, और उन लोग फिर ब्रिटेन का सम्राट भी होता था वहाँ पे, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भी होते थे, और भारत के गिने चुने लोग जो किसी संगठन से जुड़े हो या कोई उच्च वर्ग के लोग हो, तो उनको उस सम्मेलन में क्या किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। आमंत्रित करने के पश्चात उनकी मांगें सुनी जाती थी भी क्या आपको ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावित तो नहीं कर रही, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, यानी इस प्रकार की मांगें उनसे सुनी जाती थी।
ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और इसका विरोध वहाँ पर ब्रिटेन में भी देखने को मिला, और फिर लॉर्ड इरविन ने उनकी बातें मानी। तो इस प्रकार से बताते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम आई, इसके लिए क्या बुलाए गए, 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से, और अंबेडकर जो थे वो तीनों ही सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये गोलमेज सम्मेलन जो भारतीयों के हितों के लिए थे, लेकिन कुछ मात्रा में इनमें भी कुछ कमियां रही थी जिसके कारण ये क्या नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। ठीक है। तो गांधी जी ने एकमात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था, और बाकी दोनों गोलमेज सम्मेलनों में इसने भाग पहले और अंतिम में भाग नहीं लिया था। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद होगी आपको कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।